हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। भाई स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसका आज हमारा लास्ट क्लास होने वाला है, जिसमें हम सारा जेनेटिक्स और साथ ही साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खत्म कर देंगे और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। फिर तो चलिए चलते हैं हम इस चैप्टर में हमारे जीनोमिक्स के तरफ, जीनोम के तरफ। तो क्या है जीनोमिक्स, क्या है जीनोम? सिंपल है, ये जस्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल ही टॉपिक है। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारे पास डीएनए है, उस डीएनए की इंफॉर्मेशन, यानी कि जो डीएनए है उसमें छोटे छोटे जीन्स के सीक्वेंस होते हैं। क्या होते हैं? जीन्स के सीक्वेंस होते हैं। तो उस जीन्स की स्टडी करना है पूरा, कि कितने जीन्स प्रेजेंट है, कहां पर ये लोकेट है, मतलब उसकी पोजीशन, उसकी मैपिंग कहां पर एग्जैक्ट है, कौन कौन से कोड है, क्या फंक्शन है, इन सारी चीजों के बारे में जानना, इसको अपन जीनोमिक्स कहते हैं। ठीक है। क्या है कि पूरे ह्यूमंस के जीनोम की स्टडी चल रही है, इवन कंप्लीट हो चुकी है और भी धीरे 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 चालू है, क्योंकि म्यूटेशंस होते जाता है, न्यू जीन्स ऐड होते जाते हैं, कुछ जीन्स डिलीट होते जाते हैं पॉपुलेशन में से। तो ये स्टडी कंटिन्यू है। ओके। इसी में मतलब हमारे जो डीएनए में जो इंफॉर्मेशन छुपी हुई जीन्स के बारे में, उसके पूरे एंटायर कितने जीन्स प्रेजेंट है, कौन कौन से, क्या फंक्शन है उनका, इसके बारे में सब कुछ जानकारी जानना या इंफॉर्मेशन गैदर्ड करना, इसी के बारे में अपन इस टॉपिक में देखते हैं। इवन ह्यूमन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हो गए, जैसे कि माउस हो गया, एस्चेरेशिया कोलाई, और भी बहुत सारे जो एनिमल्स है उसके बारे में भी हम साइड बाय साइड इसमें पढ़ते हैं। इसका क्या फायदा है? इसमें इंसानों को ही इससे फायदा मिलता है कि एक बार जब हमको उसका फायदा, इन द सेंस कि उसका पता चल गया कि ये क्या काम करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसको अपन अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, ताकि कोई डिजीज हो, कुछ भी हो। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में इसी का यूज किया जाता है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसी के बेसिस पर अपन टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करते हैं भाई, जीन्स में मैनिपुलेशन करते हैं, इधर से उधर करते हैं, जिसके वजह से हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी होती है। मतलब जो डिजायर्ड कैरेक्टर हमको चाहिए, मतलब जो हमको कैरेक्टर चाहिए, वो कैरेक्टर को हम रख सकते हैं, बाकी कैरेक्टर को हम वहां से रिमूव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजों में ये सारा क्या हमको काम में आता है। तो वही इस टॉपिक में अपन देखने वाले हैं। तो क्या बताया है हमको? जीनोमिक्स बोलता है कि द टर्म जीनोम इज द टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जेनेटिक मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन होना। अल्टरनेटिवली इट इज अ कंप्लीट कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द टर्म जीनोमिक्स, तो जीनोमिक्स क्या बोलता है? बोलता है कि इज द स्टडी ऑफ जीनोम थ्रू एनालिसिस, सीक्वेंसिंग एंड मैपिंग। भाई उसको एनालाइज्ड करना, सीक्वेंसिंग और मैपिंग के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, उसके और साथ ही साथ उसके फंक्शन, यही क्या कहलाता है? यही जीनोमिक्स कहलाता है। ओके। नाउ द सीक्वेंसिंग ऑफ ईस्ट, जैसे कि ईस्ट हो गया, ड्रोसोफिला, माउस जीनोम वाज डन इन द ऑर्डर टू फेलिसिटेट कंपैरेटिव स्टडीज बिटवीन द ह्यूमन। इन सब के बारे में क्यों जान रहे हैं? ताकि हम ह्यूमंस के साथ उसकी कंपैरेटिव स्टडी कर पाए, ताकि कोई भी जो एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल हो, हम ह्यूमन से पहले इन्हीं सभी के ऊपर करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो लगभग जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसके साथ कहीं मैच होता है, कहीं माउस के साथ मैच होता है। दैट्स व्हाई ये पर्पज से किया जाता है। अदर ऑर्गेनिजम्स कॉमनली यूज्ड फॉर जेनेटिक स्टडी इन लेबोरेटरी, और भी बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जिसका यूज किया जाता है। सेवरल एडिशनल जीनोम्स आर now either actively being sequenced or strongly considered for sequencing। बोलता है कि this includes several microbes, bee, tomato and other crops also। genomic study may be classified into two types। तो वही बता रहा है कि जो जीनोमिक की स्टडीज है या जो जीनोमिक्स है, ये इसकी स्टडी को दो इसमें क्लासिफाई किया गया है। एक स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जीन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, टोटल एक ऑर्गेनिज्म में टोटल जो जीन्स है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और उसका फंक्शन क्या है इसके बारे में। ये दो इसमें क्लासिफाई किया गया है इसको। तो अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो उसकी मैपिंग भाई कहां प्रेजेंट है, क्या सीक्वेंस प्रेजेंट है, वो एनालाइज करते हैं अपन जीनोम में। और फंक्शन की बात करते हैं तो इट डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन, ऑल जीन सीक्वेंस एंड देयर एक्सप्रेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो क्या फंक्शन करता है, क्या हमको उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, वही एक्सप्रेशन क्या देखने को मिलता
है। ठीक है, अगर बात करें तो इस जीनोमिक्स का एप्लीकेशन क्या है भैया, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। इसका स्टडी कर क्यों रहे हैं, इसकी स्टडी इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम इसका, अगर एक बार हमको इस चीज की नॉलेज आ गई, इंफॉर्मेशन आ गई, तो हम उसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में ही इसका सबसे ज्यादा यूज हो सकता है कि भाई सीक्वेंस के साथ चेंजेस करना, जीन थेरेपी, मेडिकेशन, मेडिसिन बनाना, और बहुत सारी चीजों में इसका यूजेस है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जीनोमिक्स यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस इन द इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप। तो बोला है कि भाई हमको क्रॉप में इंप्रूवमेंट लाना है, ह्यूमन हेल्थ में और लाइफ स्टॉक में। अगर बात करें नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एक्वायर्ड फ्रॉम जीनोमिक्स, रिसर्च कैन बी अप्लाइड इन द नंबर ऑफ डिफरेंट सेक्टर। अलग अलग सेक्टर में भैया हम इसका यूज कर सकते है, इंक्लूडिंग मेडिसिन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सोशल साइंस हो गया। इट हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये साथ ही साथ जेनेटिक डिसऑर्डर में भी हमको हेल्प करता है, जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक करने में थ्रू जीन थेरेपी। यस, जेनोमिक्स इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं भाई, ट्रांसजेनिक क्रॉप को डेवलप करने के लिए, और हमारे हिसाब से ज्यादा डिजायरेबल कैरेक्टर को ही हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं ना। जेनेटिक मार्कर मतलब कि भाई कुछ ऐसे होता है ना कि हर चीज की एक खासियत होती है, वैसे ही हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग सेल की एक क्या होते हैं, मार्कर्स होते हैं, मतलब ऐसे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिर्फ वहीं पर ही देखा जाएगा। सो मार्कर्स डेवलप इन द जेनोमिक्स हैव एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक एनालिसिस। भाई जेनोमिक्स कैन बी लीड टू इंट्रोड्यूस न्यू जीन इन माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस एंजाइम, थेरेपेटिक्स, प्रोटीन यानी कि ड्रग्स, एंड इवन बायोफ्यूल। क्लियर है यहां तक के सभी को? देन अब बात है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो ह्यूमन के इस सीक्वेंस को जानने के लिए सारे अलग अलग कंट्रीज एक साथ आई, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, और पूरे ह्यूमंस के अंदर कितने बेस पेयर प्रेजेंट है और उसमें कितने जीन्स प्रेजेंट है इसका पता लगाया। तो बोलते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड, कब स्टार्ट हुआ था, 1990 में, अंडर द इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे कंट्रीज में इन्वॉल्व थी ऑफ द ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज मल्टीनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट टू डिटरमाइन द जीनोमिक स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन। ह्यूमन के जीनोम के स्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए बहुत सारी कंट्रीज साथ में आई, मल्टीनेशनल बहुत सारे रिसर्च हुए, और दिस प्रोजेक्ट फॉर्मली बिगन कब हुआ, ये 1990 में हुआ, और कंप्लीट कब हुआ भैया, 2003। लगभग कितना साल, 13 साल लगा इसको, जिसमें इन्होंने क्या पता किया, और क्या इस प्रोजेक्ट का क्या मकसद था, है कि नहीं। मकसद क्या है भाई, मकसद तो इस प्रोजेक्ट का मकसद है मैपिंग द एंटायर ह्यूमन जीनोम। जो ह्यूमन के पास जो जीन्स प्रेजेंट है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जानना, एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तक के हमको वो सारी चीजें जानना था। टू स्टोर द इंफॉर्मेशन कलेक्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट इन डाटाबेस, टू डेवलप टूल एंड टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ डाटा। साथ ही साथ उसके डाटा को एनालिसिस करने के लिए हमको वो टूल्स, वो इंस्ट्रूमेंट्स भी लगते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन, तो इसी को अपन क्या, बायो इंफॉर्मेटिक्स, ये यहां से हमारे बायो की एक नई फील्ड चालू हो जाती है जिसको अपन बायो इंफॉर्मेटिक्स कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ द रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द प्राइवेट सेक्टर, जो भी हमको ये जो सारी चीजें मिली हम उसको प्राइवेट सेक्टर को देंगे, जिससे सच एज इंडस्ट्री हो गया, टेकिंग केयर ऑफ लीगल, एथिकल एंड सोशल इशू विच में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट टू सीक्वेंस 3 बिलियन बेस पेयर ऑफ डीएनए। कितने, देखो एक ह्यूमन में जब पता लगाया तो 3 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 3 बिलियन बेस पेयर, जिसमें कि कितने भैया जीन्स होते हैं, 33,000। 3 बिलियन बेस पेयर और कितने, 33,000 मात्र जीन प्रेजेंट होते हैं। एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट was closely associated with rapid development of a new area of biology, जिसको क्या बोला है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, बोलते हैं कि as researchers learn more about the function of gene and protein, this knowledge will help a major impact of field। जैसे जैसे हमको इसके बारे में पता चलते जा रहा था, जीन के स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रोटीन के बारे में, वैसे वैसे ये हमको इसका जो नॉलेज है अलग अलग सेक्टर्स में काम आ रहा था। फिर उसका नॉलेज का यूज करके अपन भाई मेडिसिन बनाना, बायोटेक्नोलॉजी में यूज करना, लाइफ साइंस में करना। सो देयरफॉर एचजीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था और हो गया था। बोलता है कि प्रोजेक्ट वाज आल्सो एम टू सीक्वेंस द जीनोम
ऑफ सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म, साथ ही साथ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हमको पता चलते गया। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो एस्चेरिशिया कोलाई, कैनोरबिडिटीज एलिगन्स जो कि एक फ्री लिविंग है, नॉन पैथोजेनिक है भैया, नेमेटोड, सैक्रोमाइसेस सेरिवेसी जो कि ईस्ट है, ड्रोसोफिला जो कि फ्रूट फ्लाई है, प्लांट जैसे कि राइस और एरेबिडोप्सिस, मुस्कुलस, माउस एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है। द सीक्रेट ऑफ आवर कॉम्प्लेक्सिटी में लाई नॉट इन द नंबर ऑफ आवर जीन। तो बोलता है कि जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब जो हम इतने कॉम्प्लेक्स एनिमल है, इसका जो सीक्रेट है वो नंबर ऑफ जीन्स में प्रेजेंट नहीं है, बट वो जीन्स किस तरीके से अरेंज है, वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक नॉट द नंबर ऑफ अवर जीन बट how we use them. It will lead to the understanding of gene structure and function in other species. Since we possesses many of the genes same as this flies, roundworm and mice, such as studies will lead to the greater understanding of the human इवोल्यूशन। तो अलग अलग एनिमल में हम देखते हैं कुछ जीन्स हमको सिमिलर्स दिखाई देते हैं कि हाँ उनमें भी है, इनमें भी है, जिसके वजह से हम जैसे से इसकी स्टडी करते जाएंगे तो हमको इसमें इवोल्यूशन के बारे में भी धीरे धीरे पता चलते जाएगा कि कहां से किस डायरेक्शन में इवोल्यूशन हुआ है। इसमें हमको बताया गया है कि किस एनिमल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, कितने नंबर ऑफ जीन है और कितने बेस पेयर प्रेजेंट है। क्लियर है, ये आप लोग देख लेना, बहुत इजी है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। जो ह्यूमन का हमको बताया गया है उसके बारे में आपको पता है 46 क्रोमोसोम होते हैं, और अभी अभी देख करके आए हैं हम कि जीन्स कितने होते हैं 33,000 और बेस पेयर कितने होते हैं 3 बिलियन। यहां क्या लिखा है भैया 3 बिलियन। क्लियर है यहां तक के। तो ये जो जेनोमिक्स एक छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट भैया बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता इससे हमारे पेपर में, लेकिन जो इसके बाद वाला जो टॉपिक है यस इट्स इंपॉर्टेंट। क्या देखना है हमको देखना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या देखना है भैया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, सो क्या बताया गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही मतलब क्या होता है, देखो मैं क्या बोलता हूं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसलिए बोला है जैसे हमारी सभी की फिंगरप्रिंट सेम नहीं होती, वैसे ही क्या होता है कि डीएनए के कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो हम सभी के क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। अब जैसे कि बात करें हम, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं और आप जो सब लोग यहां पर वीडियो देख रहे हैं, हम सबका जो जीन है वो 99.9% क्या है सेम है, 99.9% सेम है, लेकिन कुछ ही जो 0.1% जो है वो क्या है सेम है, क्या है वो जो है डिफरेंट है, 0.1% क्या है डिफरेंट है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कुछ ही एक सीक्वेंस ऐसा है जो कि डिफरेंट है, ठीक है, ये वाला डिफरेंट है, लेकिन ये जो एक छोटा सा सीक्वेंस है, ये पता है इसमें कितने नाइट्रोजनस बेस है, 40 से लेके 100 न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं अपन, 40 से लेके 100 न्यूक्लियोटाइड का कुछ ऐसा सीक्वेंस है जो कि हम सभी में डिफरेंट है, लेकिन ये इस पूरे डीएनए में बार बार प्रेजेंट है। यही वाला सीक्वेंस इधर प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है। तो यही सीक्वेंस 40 to 100, यही एक सीक्वेंस बार बार प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, जिसको अपन कहते हैं वीएनटीआर। ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं वीएनटीआर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको बोलते हैं अपन वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। ठीक है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, यही सीक्वेंस ऐसा है जो कि हम सभी में क्या होता है अलग अलग होता है। तो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज एप्लीकेशन भी बहुत सारी जगह है, जैसे किसी ने मर्डर किया है उसको पकड़ना, रेपिस्ट को पकड़ना, चोरी किया है, और जो भी कोई भी क्रिमिनल सीन, जो भी कोई भी क्राइम वगैरह हुआ हो, तो वहां पर अगर हमको कुछ एक ऐसा भी डीएनए ऐसा सेल निकल जाता, सेल मिल जाता है, तो वहां से अपन उसका डीएनए निकाल के हमको जिसके ऊपर शक है उसके साथ अगर मैच हो जाता है, तो अपन वहां पर ये हमको एक क्या करता है हेल्प कराता है। मतलब इसका जो यूज है सिंपल है, फॉरेंसिक साइंस में इसका काफी यूज है। तो ये प्रोसेस किस तरीके से होती है, किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है, ये हमको इस पर देखना है। ठीक है, तो क्या बताता है यहां पर हमको, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, यस नहीं हुआ चेंज, अब हुआ चेंज। सो एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स यूनिक जेनेटिक मेकअप, और अलग अलग का अपना अलग जेनेटिक मेकअप होता है, सो विच मे बी कॉल्ड इट्स फिंगरप्रिंट। द टेक्निक डेवलप टू आइडेंटिफाई अ पर्सन विद द हेल्प ऑफ डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस, उसको अपन क्या कहते हैं भैया डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब बोलते हैं कि जो टेक्निक है फिंगरप्रिंटिंग की, फर्स्ट गिवन बाय ब्रिटिश जेनेटिस्ट जिसका नाम था डॉक्टर एलिक जेफरी। कब दिया था इन्होंने 1984 में। जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स
आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब कौन से कैरेक्टर आए हैं वो भी हम उससे पता कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल जीन्स वी डिफर फ्रॉम अवर पेरेंट्स, तो हम हमारे पेरेंट्स से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हमारे पास जो कैरेक्टर आए हैं वो हमारे मदर और फादर दोनों के क्या भाई मिक्स होकर के आए हुए, जिसके वजह से हम एग्जैक्ट हमारे ना मम्मी की तरह दिखते हैं ना ही हम हमारे पापा की तरह दिखते हैं। सो डिफरेंस ऑल्सो अराइज ड्यू टू इनफ्रीक्वेंट म्यूटेशन। इनफ्रीक्वेंट म्यूटेशन का मतलब ये म्यूटेशन ऐसे नहीं है कि यहां इतना हुआ नेक्स्ट जनरेशन में भी उतना उतना, ये कंटिन्यूअसली इतना ये फ्रीक्वेंटली होते जाएगा, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए इसको बोला इनफ्रीक्वेंट म्यूटेशन दैट ऑकर ड्यूरिंग गमिट फॉर्मेशन, जो कि कब होता है? गमिट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है, मियोसिस में होता है। आपको ये पता है क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, मियोसिस बहुत अच्छे से पढ़ा है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड है ना उसके बारे में अपन जानते हैं, उसके सीक्वेंस के बारे में, तब जाके अपन बताते हैं कि कौन है कौन नहीं। अबाउट देखो 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है सारे पर्सन में सेम होता है, बस कुछ ही जो एक शॉर्ट सीक्वेंस होता है वो सभी में अलग होता है, जो कि कितना होता है भैया? 20 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। और उसी को अपन क्या कहते हैं? यस, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, VNTRs। नाउ अगर बात करें तो लेंथ ऑफ द रीजन हैविंग VNTRs इज डिफरेंट इन ईच इंडिविजुअल एंड हेंस इज द की फैक्टर इन डीएनए प्रोफाइलिंग। तो ये जो VNTR है ना उसी की लेंथ अलग अलग पर्सन में अलग अलग होती है, उसी के बेसिस पर हम ये ढूंढ करके निकालते हैं। क्लियर है कि किस तरीके से होता है? अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के तरफ? तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक सेल लेंगे, जो भी हमको सेल मिला, ठीक है, हमको डीएनए चाहिए, क्या चाहिए? डीएनए निकालना है, डीएनए का वो छोटा सा पार्ट। तो सबसे पहले इस सेल में से डीएनए को आइसोलेट करना है, यानी कि डीएनए को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले करेंगे अपन आइसोलेशन ऑफ डीएनए। द डीएनए कैन बी आइसोलेटेड इवन फ्रॉम द स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू, लाइक ब्लड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, हेयर्स, रूट हो सकता है, स्किन एक्सेट्रा, कुछ से भी हम कोई भी सेल से हम क्या निकालेंगे? डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो हम क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन, ये डीएनए मैंने बाहर ले लिया, अब इसी डीएनए को मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से क्या कर दूंगा? ब्रेक कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ब्रेक कर दूंगा, जिसकी वजह से मेरे को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। नाउ द आइसोलेटेड डीएनए ट्रीटेड विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या होगा भैया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर देगा डीएनए को ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, जिसके वजह से हमको अलग अलग लेंथ मिल जाएगी डीएनए की। सो वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स आर नोन एज रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो मेरे को अलग अलग लेंथ का ऐसे डीएनए का सीक्वेंस मिलेगा, तो ये सबकी लेंथ अलग अलग है, उसी को बोला है क्या? कि फ्रेगमेंट्स की जो लेंथ होगी वो पॉलीमॉर्फिक, यानी कि बहुत सारे उसके क्या हो सकते हैं? लेंथ हो सकते है। क्लियर है यहां तक के? तो दो स्टेप देखिए हमने, सबसे पहले आइसोलेट करना है डीएनए को, फिर दूसरा देखा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके उस डीएनए के सीक्वेंस को छोटे छोटे पार्ट में कट कर देना। अच्छा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? एक कंटेनर होता है जिसमें एगोरॉस जेल होता है। क्या होता है? एगोरॉस जेल होता है। अब इसको अपन करंट अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहां से मैं उसको पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं, यहां से मैं नेगेटिव चार्ज दे रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा? डीएनए जो है ना मैं उसको यहां पर डाल दूंगा, डीएनए जो हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिले उसको मैं यहां पर डाल दूंगा। तो डीएनए के मैं जब फ्रेगमेंट्स को यहां पर डाल दूंगा तो आपको पता है जो डीएनए वो नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है डीएनए? नेगेटिवली चार्ज। तो वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो जो डीएनए है वो इस तरफ क्या होने लगेगा भाई? अट्रैक्ट होने लगेगा। तो अब आपको पता है कि जिसकी लेंथ सबसे कम होगी, जिसकी लेंथ सबसे कम होगी वो सबसे आगे होगा, जिसकी लेंथ सबसे कम होगी वो सबसे आगे होगा। तो जिसका लेंथ सबसे कम होता है वो आगे होता है, फिर धीरे 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 हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि जिसका लेंथ ज्यादा होगा, मतलब उसका वेट ज्यादा होगा, तो ज्यादा क्या नहीं कर पाएगा? ट्रैवल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो हमको दूर दिखाई देगा। और जिसका लेंथ कम होगा वो इस तरफ क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा, जिसके वजह से हमको कुछ एक ऐसा पैटर्न दिखाई देगा। तो क्या बता रहा है कि द डीएनए सैंपल आर लोडेड इन द एगोरॉस जेल फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस अंडर एन इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। इलेक्ट्रिक करंट देंगे अपन, इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस के अंतर्गत उस एगोरॉस जेल में अपन डीएनए के सीक्वेंस को डालेंगे और वहां से क्या करेंगे? जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए वो मूव करेगा पॉजिटिव पोल की तरफ। सो सेपरेशन ऑफ दिस फ्रेगमेंट्स डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द फ्रेगमेंट।
तो ये क्या होते जा रहा है, वो जो फ्रेगमेंट्स है वो सेपरेट होते जा रहे हैं। किस बेसिस पर हो रहे हैं, लेंथ के बेसिस पर। दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ बैंड, कुछ इस तरीके से बैंड दिखाई देगा। और जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसको अपन अल्कलाई ट्रीटमेंट देंगे, जिसकी वजह से ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, सिंगल स्ट्रैंडेड। यस, एसएस सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएस डबल स्ट्रैंडेड। तो अल्कलाई ट्रीटमेंट के साथ जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाएगा। तो अब हमको क्या मिल गया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो सडन ब्लॉटिंग क्या होती है, सडन ब्लॉटिंग क्या करेंगे अपन, जो मुझे इस तरीके से कुछ सीक्वेंस दिखाई दिया, इसी में अब मैं क्या करूंगा, कोई फिल्टर पेपर ले लूंगा या नाइट्रोसेल्युलोज पेपर ले लूंगा और उसको इस तरीके से रख दूंगा, तो वो उस पे सोक कर लेगा। पूरा जो डीएनए है इस पेपर में आ जाएगा। पूरे रात भर के लिए रख दूंगा मैं, 8 से 10 घंटे के लिए। तो जिसके वजह से जो डीएनए मेरा इस एगरोस जेल में है, अब वो कहां पर आ जाएगा भैया, इस मेरे पेपर में आ जाएगा। फिल्टर पेपर बोलो, नाइट्रोसेल्युलोज पेपर बोलो, उस पे आ जाएगा। सो इट इज द टेक्निक जिसमें क्या किया जाता है, डिटेक्टिंग अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस डेवलप्ड बाय क्या, E. Southern. Now the separated DNA fragments are transferred to a nylon membrane और a nitrocellulose filter paper। तो क्या किया जाएगा, जो सेपरेट डीएनए के फ्रेगमेंट्स है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा फिल्टर पेपर में बाय प्लेसिंग इट ओवर द जेल एंड सोकिंग देम विद द फिल्टर पेपर ओवरनाइट। पूरे रात भर के लिए छोड़ देंगे, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे अपन, डीएनए प्रोब का सिलेक्शन करेंगे। अब आपको पता है जो डीएनए अपना यहां पर जो डीएनए है वो क्या है भैया, सिंगल स्ट्रैंडेड है। कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो अब अपन अपने तरफ से क्या बनाएंगे, नाइट्रोजिनस बेस के कुछ ऐसे सीक्वेंस बनाएंगे जो कि अपन उसको क्या रखेंगे, लाइक अपन बोल सकते हैं कि मैं उसको रेडियो लेबलिंग कर रहा हूं, जिसके वजह से मेरे को भी इजीली डिटेक्ट हो जाएंगे। तो रेडियो लेबल्ड मैं क्या करूंगा, यहां पर नाइट्रोजिनस बेस को छोड़ दूंगा। तो क्या हो जाएगा, वो इनसे क्या बनाएंगे भैया, पेयरिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेयरिंग बनाएंगे। तो जो मैं प्रोब सिलेक्ट कर रहा हूं, नाइट्रोजिनस बेस सिलेक्ट कर रहा हूं, रेडियो लेबल्ड नाइट्रोजिनस बेस सिलेक्ट कर रहा हूं, उसी को बोला है भैया डीएनए प्रोब। अ नोन सीक्वेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रिपेयर्ड, वो हम प्रिपेयर करेंगे, जिसको अपन बोलेंगे डीएनए का प्रोब। डीएनए प्रोब इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म और प्रिपेयर्ड बाय cDNA preparations of method। ये cDNA बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ओके, नाउ द डीएनए प्रोब इज लेबल्ड विथ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। जो डीएनए का प्रोब है उसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप से अपन क्या करेंगे, लेबल करेंगे और यहां पर छोड़ देंगे, जिसके वजह से क्या होगी, यहां पर इस तरीके से इनके क्या हो जाएंगे भैया, डबल स्ट्रैंड हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे, डबल स्ट्रैंड बन जाएंगे। अब अपन उसको फिर क्या कर देंगे, वॉश कर देंगे, वॉश कर देंगे, जिसके वजह से बचे हुए जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएंगे, वहां से रिमूव हो जाएंगे। मतलब अब देखो हमने क्या किया, सिंपल प्रोब लिया। ये पहले हमारे पास एक एक सीक्वेंस था, यस एक एक सीक्वेंस था। हमने अभी अभी प्रोब लिया, जिसके वजह से यहां पर इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड हो गया। ये फिर से क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड हो गया। तो ये एक पहले से प्रेजेंट था, एक रेडियो लेबल्ड है, एक पहले से प्रेजेंट था, एक रेडियो लेबल, एक पहले से प्रेजेंट था, एक रेडियो लेबल्ड है। तो ये दोनों का क्या हुआ, मिक्स हुआ। अलग अलग दो चीज जब मिल जाती है तो उसको अपन हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिड। और यहां पर ये क्या किया हमने, हाइब्रिडाइजेशन किया। क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो प्रोब डीएनए है उसको ऐड किया जाता है नाइट्रोसेल्युलस फिल्टर पेपर में कंटेनिंग होस्ट डीएनए। जहां पर पहले से जो डीएनए प्रेजेंट है उसको होस्ट डीएनए बोलेंगे। ओके, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब पेयर विद द कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस ऑफ द होस्ट डीएनए। फिर जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके साथ उसका क्या बनेगा भैया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगी, जिसका रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, डीएनए डीएनए हाइब्रिड आर फॉर्म्ड। इस तरीके से हाइब्रिड बनेगा नाइट्रोसिलस फिल्टर पेपर में। और जो रिमेनिंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे उसको अपन क्या कर देंगे भैया, वॉश आउट कर देंगे, वॉश कर देंगे। क्लियर है। अब अपन इसी का पेपर का फोटो, वो जो होता है ना जब आप एक्सरे लेते हो तो वो पेपर होता है, ठीक है, एक्सरे का जो पेपर होता है वो उसको अपन रखेंगे और उसका क्या करेंगे भैया, फोटोग्राफी लेंगे। नाउ द नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर इज फोटोग्राफ्ड ऑन द एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म में अपन उसका फोटोग्राफ लेंगे ऑटो रेडियोग्राफी से। ऑटोग्राफी डीएनए, ऑटोग्राफ डीएनए बैंड्स ड्यू टू रेडियो एक्टिव प्रोब। तो हमको वहां पर उसमें कुछ इस तरीके से बैंड्स दिखाई देंगे। फोटोग्राफिक इमेज ऑन एक्सरे फिल्म इज ऑटोग्राफी। द फिल्म इज एनालाइज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ हाइब्रिड डीएनए, जहां पर हमको हाइब्रिड डीएनए दिखाई देगा। क्लियर है। जो कि पूरी प्रोसेस कुछ इस तरीके से होती है। यहां पर हम डीएनए मतलब डीएनए से को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर इसको एंडोन्यूक्लियस की मदद से या रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन की मदद से इसको कट कर देंगे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, देन इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, इस तरीके से बैंड मिलेगा, पेपर में ट्रांसफर करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे और उसका इस तरीके से एक्सरे लेंगे तो हमको ये दिखाई देगा, इस तरीके से बैंड्स दिखाई देंगे। तो ये क्या काम है, देखो अगर मेरे को ये
क्राइम सीन में, क्राइम जहां हुआ वहां पर मेरे को ये दिखाई दिया और मेरे को जिस पे शक था मैंने उसका भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया। ओके और जो मेरे को क्राइम सीन पे जो सेन मिला था उसका भी मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया और मेरे को दोनों के रिजल्ट सेम ऐसे दिखाई देते हैं, मतलब यही है। अगर डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देते तो हम बोल सकते कि नहीं ये नहीं है। तो इसी बेस पर हम इसको सॉल्व कर सकते है। इसका एप्लीकेशन क्या है भैया? एप्लीकेशन बोल रहे हैं कि इन द फॉरेंसिक साइंस में इसका एप्लीकेशन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ रेप सम कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केसेस। रेप मर्डर केसेस में इसका यूज किया जाता है सॉल्व करने के लिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड टू फाइंड आउट द बायोलॉजिकल फादर मदर। बायोलॉजिकल मदर कौन है, कौन सही फादर मदर है, उसका पता लगाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड parentage. Now DNA fingerprinting is used in pedigree analysis. Pedigree analysis मतलब कि कौन इसके जो ancestor है ये पता करने के लिए ना, कैट्स, डॉग, हॉर्सेस एंड ह्यूमंस, इन सब के एंसेस्टर पता करने के लिए भी ये सब अपन करते हैं। क्लियर है यहां तक के? तो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जीनोम आज के क्लास में हमने देखा, मतलब हमारा चैप्टर हो गया भैया खत्म। हमारा चैप्टर खत्म हुआ है लेकिन आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। सो हम आएंगे फिर से नया वीडियो लेकर के जो कि होगा हमारा नया चैप्टर के ऊपर। तो मिलते हैं भाई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।